जरा गौर से देखिए तबाही के इस मंजर को। ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है जिंदगी की जो इस वक्त पाकिस्तान की जनता लड़ रही है। 320 रुपए किलो आटा, 400 रुपए किलो प्याज, 400 रुपए किलो लहसुन, इसके अलावा आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के प्राइस, साथ ही साथ पूरे देश में गुल हुई बिजली। दोस्तों ये वीडियो पाकिस्तान के आज की है जो आज से 74 साल पहले इंडिया के साथ ही बना था। दोनों देशों के बीच में जमीन से लेकर कुर्सी टेबल तक हर चीज का बंटवारा आधा आधा हुआ था और पाकिस्तान इतना कैपेबल था कि भारत के 8 साल पहले ही मतलब 1961 में उसने अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था और कहा जाता है उस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया से काफी बेटर थी। तो फिर आज पाकिस्तान के नेता जनता से ये अपील करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं कि चाय कम पीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में चाय उधार से इंपोर्ट होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग भूखमरी के शिकार क्यों हैं, क्यों पूरे पूरे दिन बत्ती गुल रहती है और क्यों पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया भर में यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में। दोस्तों आजकल पाकिस्तान को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को विदेशों से कर्जा मिलना बंद हो चुका है क्योंकि कर्ज देने वाले देशों को लग रहा है कि पाकिस्तान लोन डिफॉल्ट करेगा, यानी उनके पैसे वापस करने में नाकामयाब रहेगा। पाकिस्तान के ऊपर लगभग $274 बिलियन का कर्जा है और उनके फॉरेन रिजर्व में सिर्फ $5.77 बिलियन ही बचे हुए हैं। 8,500 से ज्यादा ट्रक कंटेनर पाकिस्तान के पोर्ट पर रुके हुए हैं। शिपिंग कंपनीज ने उन्हें उधार सर्विस देना मना कर दिया है और पाकिस्तान कंगाली की कगार पर आकर खड़ा है। देश में चीजों की कमी होने की वजह से वहां के बेसिक नीड्स की जो चीजें होती है जैसे कि अनाज, सब्जियां, फ्रूट, दूध, पेट्रोल, गैस, इन सब के भाव आसमान छू रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर आई है और लोग बेसिक चीजों के लिए आपस में मारकाट कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे कर्ज लेने की अपील की थी, जिसके लिए पहले तो खबरें आ रही थी कि IMF ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार ने यह बात साफ की कि IMF पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्जा देने के लिए राजी हो गया है, जिसमें जून तक उन्हें $1.1 बिलियन का लोन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के सामने IMF ने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे कि वो सरकारी खर्चा कम करे। उनके पार्लियामेंट में 77 से लेकर 78 मेंबर्स होते हैं तो उनको कम करके 30 मेंबर ही काम करें और सेना में होने वाले खर्चे को 20% तक कम करें, और भी ऐसी कुछ शर्तें रखी गई है। अब हो सकता है कि आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई कैसे। तो सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को भारत के बंटवारे के साथ हुआ। दोनों देशों के बीच में जमीन के साथ साथ लोग भी बांट दिए गए। पाकिस्तान पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री बनी जबकि भारत एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश बना। अलग होने के बाद जहां भारत देश का संविधान बनाने में और चीजों को व्यवस्थित करने में लग गया, तो वहीं पाकिस्तान की आजादी के कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान के लड़ाकुओं ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद में कश्मीर के तत्कालीन राजा, जिनका नाम था हरि सिंह, इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। जिसके बाद में इंडिया ने उनके सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का ऑप्शन रखा, जिसका मतलब था कश्मीर के सारे नियम कानून खुद के होंगे लेकिन वहां पर सेना इंडिया की होगी। जिसके बाद में पाकिस्तान लड़ाकुओं को इंडियन आर्मी ने खदेड़ दिया। उसके बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 22 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 पास किया, जिसके बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC बनाया गया और 1949 में फॉर्मल सीज फायर यानी औपचारिक संघर्ष विराम अनाउंस कर दिया गया और कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा भारत को दे दिया गया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, जो आज के टाइम में POK है। कश्मीर के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बदला लेने के लिए या फिर डर के मारे अपने देश की GDP का 70% हिस्सा सेना और हथियारों पर खर्च करने लगा। दोस्तों आजादी के 5 साल के अंदर ही इंडिया ने 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान बनाकर लागू कर दिया था और 1952 में देश का पहला इलेक्शन हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई और हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक मिला। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद भी वहां पर धर्म और जाति के नाम पर लड़ाइयां चलती रही और बड़ी मुश्किल से 1956 में संविधान बनाया गया। लेकिन 1958 में इस्कंदर मिर्जा ने वहां के संविधान को सस्पेंड करके खुद को वहां का पहला राष्ट्रपति बना दिया और वहीं से पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। और कुछ टाइम बाद पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल अयूब खान बना तो उसने इस्कंदर मिर्जा को राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद को राष्ट्रपति बना दिया। उसके शासन में धर्म और जाति की राजनीति की जाती थी, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुद को अलग अलग फील करने लगे। दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान का मतलब आज का बांग्लादेश।
ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए भी सरकार के आगे नाक रगड़नी पड़ती थी और उसके बाद में भी उनकी जरूरतों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से बेहतर सुविधाएं मिलती थी। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की भाषाएं भी अलग अलग थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू बोला करते थे। उसके बाद में दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान होकर इंडिया से मदद मांगते हैं और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में बांग्लादेश का जन्म होता है और उसके बाद में वहां की अलग सरकार बनती है, लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है उसमें राष्ट्रपति शासन का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद में 1973 में एक बार फिर से नया संविधान बनाया गया और 1972 तक राष्ट्रपति रह चुके जुल्फिकार भुट्टो अब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद में 1976 में भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, जो आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया और 1977 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें भुट्टो जीत गया, लेकिन उसके ऊपर धोखे से वोट लेने का आरोप लगा। मामला लंबा खिंच गया और इसका फायदा उठाकर जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया और संविधान को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया। फिर वहां पे मार्शल लॉ लग गया और जनरल जियाउल हक वहां का राष्ट्रपति बन गया। और दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान ने लगभग 32 साल तक मिलिट्री और राष्ट्रपति के शासन में गुजारे और कभी भी संविधान बनकर अगर प्रधानमंत्री बन भी गया तो कोई पूरी तरीके से 5 साल तक टिक नहीं पाया। इसके बाद में देश की हालत को खराब होता देखकर वहां की कोर्ट ने 2009 में मिलिट्री के शासन पर रोक लगा दी, जिसके बाद में वहां की संसद 5 सालों तक चल पाई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फिर भी वही हाल रहा, या तो उनका तख्ता पलट कर दिया गया या उनको सस्पेंड कर दिया गया या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों बार बार संविधान बदलने और लीडर बदलने की वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब भी किसी देश का कानून बार बार बदलता है तो उसका असर सीधा उसके देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। जितनी बार गवर्नमेंट चेंज होती है उतनी बार वो पिछली सरकार से बेटर करने के लिए कई तरीके के रूल बनाती है। इससे नुकसान ये होता है कि जो काम पहले से चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार बंद भी हो जाता है। और ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ। बार बार सत्ता बदलने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी सफर करने लगी। जो पैसे पाकिस्तान में बिजनेस और खेती से टैक्स के रूप में आते थे, उन पैसों को वहां के नेता और जनरल सरकारें बनाने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते थे। और देश की जनता के लिए जो सामान इंपोर्ट करना होता था या फिर डेवलपमेंट में जो पैसे लगाने होते थे, उसके लिए पाकिस्तान ज्यादातर दूसरे देशों से मिल रहे कर्ज पर डिपेंड रहने लगा। इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर साल दर साल कर्ज बढ़ने लगा और जीडीपी कम होने लगी। और दोस्तों अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो पाकिस्तान ने लगभग हर एक देश से कर्ज लिया हुआ है और अब तक पाकिस्तान के ऊपर $274 बिलियन का कर्जा है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 97% है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि इतने बड़े अमाउंट का इंटरेस्ट कितना होता होगा, शायद हम गिन भी ना पाए। लेकिन दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पूरे बजट का 1/3 हिस्सा इन लोन के रीपेमेंट के लिए जाता है। साथ ही दोस्तों उनके पास फॉरेन रिजर्व में अभी कितना पैसा बचा है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो ऐसे में उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ठप पड़ गया है और उसकी वजह से लोगों की जो रोजमर्रा के यूज में आने वाली चीजें होती है उनकी भी किल्लत होने लग गई है। और मार्केट में जो चीजें मिल भी रही है उनके दाम इतने ज्यादा है कि आम आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। दूध से लेकर पेट्रोल डीजल हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ धरने कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें पाकिस्तान की आम जनता की तो कोई गलती है नहीं। वो भी चाहते हैं कि उनका देश इंडिया और दूसरे डेवलप कंट्रीज की तरह ग्रो करे। और दोस्तों यही कारण है कि 1961 में इंडिया से पहले पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम सुपार्को की स्थापना हो चुकी थी और इसे शुरू किया था वहां के साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर थे। जबकि इसरो की स्थापना 1969 में यानी सुपार्को के 8 साल बाद की गई थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के काम को अप्रिशिएट करने के बजाय उनसे यह तक कह दिया था कि ये स्पेस फेस के फालतू काम करने से अच्छा होगा आप मिसाइल और एटम बम पे काम करिए, ताकि पड़ोसी मुल्क कभी हम पर हमला करे तो हम उसका जवाब दे पाएं। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदिया समाज से बिलोंग करते थे, जिन्हें पाकिस्तान में खुद को मुस्लिम कहना और मुस्लिम की तरह रहने का हक नहीं था। इसलिए पहले उनके भाई को मरवा दिया गया और उसके बाद में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम की मौत हो गई तो उनकी कब्र पे से मुस्लिम सरनेम हटा दिया गया। उनके बाद में सुपार्को सिर्फ नाम के लिए स्पेस प्रोग्राम रह गया और पाकिस्तान में सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान बनाने की जगह मात्र हथियार बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक स्पेस में सिर्फ 5 ही बार सैटेलाइट भेज पाया है, जबकि आज इंडिया चांद पर जाने वाला चौथा देश बन चुका है। और इसरो की शुरुआत करने वाले विक्रम साराभाई और अपने देश के महान फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया में भगवान जैसा दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार वहां पर आई बाढ़ भी है। पिछले साल जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक वहां पर लगातार बाढ़ आती रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ। अब दोस्तों सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि वहां की गवर्नमेंट ने बाढ़ ग्रस्त एरिया के रीडेवलपमेंट का कोई प्लान बनाया ही नहीं है।
जिसकी वजह से जिन जगहों पर पानी भर गया था वो जगह आज भी वैसी की वैसी पड़ी है और जमीन कम होने की वजह से खेती भी बहुत ही कम हो रही है। इसकी वजह से पाकिस्तान अनाज को एक्सपोर्ट करना तो दूर, खुद की जनता का पेट पालने में भी नाकामयाब हो रहा है। और अगर ऐसी हालत आगे भी रही तो पाकिस्तान सचमुच पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो बार बार सरकार का बदलना, मिलिट्री का शासन होना और 4 महीने भीषण बाढ़ का आना पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा कोविड की मार भी कहीं ना कहीं इसका कारण हो सकती है, क्योंकि कोविड की वजह से आज के टाइम में दुनिया भर में लगभग 104 ऐसे देश हैं जो बैंकरप्सी की कगार पर है। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं पाकिस्तान की इस हालत के? इसके अलावा क्या ये सचमुच में पाकिस्तान का द एंड है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।